बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज पूरे पाकिस्तान की असम्बलियों के इलेक्शन जो है ना, वो तकरीबन कौमी असम्बली के अलावा पूरे हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, और जो भी वहाँ पर गवर्नर या वज़ीर आला या स्पीकर मुकर्रर करने हैं उनकी तकर्री हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले पंजाब है, यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भरपूर तरीके से अपनी वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा को मुंतखब किया है, और उन्होंने अपनी तकरीर में जो ऐलानात किए हैं वो 2 दिन के बाद ही उन्होंने बात पुरस शुरू कर दिया। और ख़ास तौर पर उन्होंने ये कहा है कि अगले माह में मुझे पूरे पंजाब के किसी गांव, किसी देहात, किसी शहर, किसी गली या नली में कोई गंदगी नज़र ना आए। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा चैलेंज है। अल्लाह ताला मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा को इसमें कामयाब करे, हमारी दुआएं हैं। और जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, ये उनको इस तरह इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था। अपोजिशन को बुला के अपने सामने बिठा के बात करनी चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए। लेकिन आज उन्होंने अभी चंद लम्हे पहले जो अपोजिशन लीडर हैं राना आफ्ताब साहब, वो आते ही सूबाई असम्बली उनकी सीट पे गई हैं और उनसे उन्होंने कहा कि हमने आपसे मदद मांगी है कि हमने पंजाब को बेहतर से बेहतरीन करना है, तो आप हमारी मदद करें। इसमें राना आफ्ताब साहब ने उन्हें यकीन दिलाया है कि जो भी मुस्बत काम आप करेंगी हम आपके साथ हैं, लेकिन जो काम अवाम के ख़िलाफ़ होगा उसका हम डट कर आपका मुकाबला करेंगे। इस पर मरीम नवाज़ ने भी हाँ का जवाब दिया है। अब सरकारी अफसरान थर रहे हैं और उनको ये फ़िक्र है कि मरीम नवाज़ ने हमें छोड़ना नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी जड़ी जो आखिरी लाइन है वो यही है कि मैंने ना किसी को कोई रिश्वत लेने देनी है, ना कोई गलत काम करना है, और ना ही शोबाज किस्म की भर्तियाँ करनी है। तो इस पर अब लामोहला, क्योंकि जो सरकारी अफसरान वो शुतरे बेमुहार थे, उनको नथ डालने वाली मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहब आ गई हैं, जबकि इससे पहले शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी वज़ीर आला पंजाब रहे हैं। लेकिन इनकी वो ज़बान नहीं थी जो कि मरीम नवाज साहबा ने अपनाई है, और अवाम उन्नास इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और साथ साथ ये कह रहे हैं कि अगर मरीम नवाज साहबा भी एक ज़रूरतमंदाना और इक़दाम करें कि जो सियासी कैदी दफ़ा 144 में या मुख्तलिफ अमूर में यहाँ पर कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, और ख़ुसूसन ख़वातीन, अगर वो उनकी रहाई का ऐलान करे, ये इनका एक बहुत बड़ा इक़दाम होगा और इससे उनको पूरे पाकिस्तान में सराहा जाएगा। तो इस तरह जबकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो नाम दिया गया गंडापुर का, उस पर नून लीग और पीपल पार्टी ने बहुत ज़्यादा तनकीद की है। लेकिन आज जो उन्होंने आते ही मुस्बत ऐलान किया है, उस पर तमाम जमातें ठंडी होकर बैठ गई हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम ना अवामी मैंडेट चुराते हैं, ना चुराने देंगे, और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। तीसरी दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा में ये तारीख़ का पहला वाक़या है कि तीसरी दफ़ा वहाँ पर एक ही तरीक़े इंसाफ की हुकूमत बन रही है। तो ये बड़ी खुशैन बात है, इससे सूबे में और ज़्यादा बेहतरी आएगी। इस तरह सिंध में भी यही सूरत हाल है कि तीसरी दफ़ा वहाँ पे मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला बनाए गए हैं। अब अल्लाह करे कि बलूचिस्तान में भी खैर की खबर आए, और बाकी तो तमाम सूबों में हालात बेहतर जा रहे हैं। तो आज हमने इन सारे सेंसिटिव मौज़ूआत पर बात करने के लिए जिन मेहमानों को दावत दी है, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बहुत ही ज़बरदस्त नुमाइंदा हैं, ज़बरदस्त उन्होंने नुमाइंदगी हमेशा की है मुस्लिम नूर की। तो माजिद ज़हूर साहब साबिक MPA भी हैं, और उन्होंने इस इलेक्शन में भरपूर इलेक्शन कैंपेन करके मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा को कामयाब कराया है। वो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं ज़हूर साहब आपका खुश आमदीद करता हूँ और अपने शो में आपको वेलकम करता हूँ। और इनके साथ हमारे डॉक्टर तनवीर चौधरी साहब हैं, जो कि हर समाजी काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और हमेशा मुख्तलिफ़ जगहों पर कैंप भी लगाते हैं। वो कल भी इंशाल्लाह मालम जब्बा और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में जाकर कैंप लगाएंगे और मरीज़ों का फ्री इलाज करेंगे।
ये हमारी खुशकिस्मती है, वो भी आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जनाब तनवीर साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम जी। और हमारी तीसरी मेहमान है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, जिन्होंने खुद भी इलेक्शन लड़े हैं और ये इलेक्शन उन्होंने लतीफ़ खोसा को जितवाया है और उन्होंने डोर टू डोर मुहिम चलाई और इस मुहिम में उन्हें कई बार पुलिस ने पकड़ा, अपनी गाड़ी में डाला, थाने भी ले गए, लेकिन वो मुहिम से बात नहीं आई। मेरी मुराद है मोहतरमा ज़ेबा नाज साहबा, मैं उनको भी अपने शो में वेलकम करता हूँ। तो मैं माजिद ज़हूर साहब, क्योंकि हमारे हुक्मरान भी हैं सूबे पे भी मरकज़ में भी, तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने हमें वक्त दिया है। तो मैं उनसे मुल्तमस हूँ, वो ये बताएं कि मौजूदा ये जो इलेक्शन हुए हैं और उसमें आपने खुसूसी तौर पर मोहतरम मरीम नवाज शरीफ साहबा को जो वज़ीर आला पंजाब बनाया, आप इसको किस निगाह से देखते हैं? जी, पहली बात तो ये है कि हम आपके हुक्मरान नहीं हैं, आपके खिदमत गुजार हैं और ख्वाहिश भी ये है और अल्लाह ताला से वादा भी है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि इस सूबे के अवाम की बड़ी दयानतदारी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी आजिज़ी के साथ खिदमत करें। तो हमें अच्छे जो अवाम की खिदमत करने वाले हैं हमारा शुमार उनमें किया जाए। मरीम साहबा को अल्लाह ताला ने एक बड़ा मौका दिया है। 5 साल जो पिछले गुजरे हैं पंजाब के अवाम ने, मैं ये समझता हूँ कि बड़े ज़ख्म बर्दाश्त किए हैं और बड़े सदमे बर्दाश्त किए हैं जो एक हुकूमत थी। अब ये मरीम साहबा आई हैं, इंशाअल्लाह ताला उनके ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखा जाएगा। आपको हर शोबे में गुड गवर्नेंस नज़र आएगी, लोग काम करते नज़र आएंगे, मेरिट के ऊपर शफाफियत को जो है वो अवलीन हमारी तरजीह है। अभी आपने बात की है उसकी हेल्थ की बात की है, तो पहले जो हेल्थ कार्ड था आपको पता है कि उसका कितना गलत इस्तेमाल हुआ है। मैं भी समझता हूँ, मेरी क़यादत भी समझती है, मेरी पार्टी भी समझती है कि सूबे के अवाम को जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो फ्री मिलनी चाहिए। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर चलें टूटी फूटी सड़कें तो लोग बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जब किसी का बाप, किसी की माँ, किसी का भाई इलाज की वजह से उन्हें ख्वारी होती है तो वो आपकी शिकायत करता है अल्लाह ताला के साथ हुक्मरानों की। हमारी ये ख्वाहिश है कि इस मामले में लोगों को रिलीफ मिले और किसी को अल्लाह ना करे कोई किसी का कोई अजीज़ बीमार हो, लेकिन अगर होता है तो जब वो हॉस्पिटल में जाएं तो उनको बेहतरीन जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ वो उन्हें फ्री उन्हें दस्तयाब हों और उन्हें कभी किसी डॉक्टर के कमरे में, कभी किसी डॉक्टर के कमरे में बेबसी के आलम में भागना ना पड़े। और इंशाअल्लाह ताला ये आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में आपको बहुत सी तब्दीलियाँ नज़र आएंगी और एक बेहतर जो है पंजाब आपको नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला। ये भाई साहब ने मोहतरम मरीम नवाज शरीफ साहब ने बड़ी सख्त लहजे में ये बात की है कि मैं टॉलरेंस नहीं है, ना तो नजायज़ भर्तियाँ की जाएंगी और ना ही किसी भी शोबे में अगर मैंने किसी किस्म की कोई कोताही गलती देखी तो मैं माफ़ नहीं करूँगी। इस तरह शहबाज शरीफ ये नवाज शरीफ साहब ने नहीं कभी किया था। नहीं, मेरा ख्याल है कि इस तरह नवाज शरीफ साहब भी इस मामले में थोड़े से। मुनव्वर रंजन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे मालूम है कि आप पीपल पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में बैठे हैं और आप वहां से निकल कर मुझसे बात कर रहे हैं। मैं आपका बहुत ममनून हूँ। मेरे पास इस वक्त बैठे हैं माजिद ज़हूर साहब, ज़ेबा नाज साहबा और डॉक्टर तनवीर साहब, इस्लाम के पुराने साथी, हमारे पुराने दोस्त। वालेकुम सलाम। तो आप ये बताएं, ये जो इलेक्शन हुआ है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और नून लीग को फतह नसीब हुई है और सबसे बड़ी फतह तरीके इंसाफ को नसीब हुई है। आप उनको ये सीटें जो स्पेशल हैं उस पर आप क्यों मुकदमावार बनकर इलेक्शन कमीशन में चले गए? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका एहसान नाज साहब। पहली बात तो ये है कि तरीके इंसाफ जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट ही इसने किया। अच्छा, इलेक्शन जो कंटेस्ट किया है वो किया है बड़ी जमातों में पीपल्स पार्टी ने, नून ने और MQM ने, ठीक, और बाकी छोटी छोटी जमातें हैं। और उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपना, उनकी पार्टी रजिस्टर्ड थी, उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी थी इलेक्शन कमीशन में। तो जो आजाद अरकान हैं वो जीत कर आए, जीत कर आकर उन्होंने
कहा कि जी हम इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। आपको पता है कि कानून के मुताबिक जो है वो 3 दिन के अंदर कोई ना कोई जब नोटिफिकेशन हो जाए विद इन 3 डेज आपने किसी ना किसी जमात को ज्वाइन करना होता है, वरना वो बंदा आजाद रह जाता है। एक बात तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि सुन्नी इत्तेहाद ने अपना लिख के दे दिया था फरवरी की 4 तारीख को या 5 को कि जी हमें रिजर्व सीटें नहीं चाहिए। ठीक। और इलेक्शन कमीशन ने वो जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिख कर दिया था वो आज उन्होंने उनके तरीके साहब के वकील जो है उनको दे दिया वो लेटर कि जी ये लेटर उनकी तरफ से हमारे पास ऑलरेडी है। तो वो तो ना, और इम्पोर्टेंट बात जो मैं करने वाला हूँ वो ये है कि जो होती है ना रिजर्व सीटें, वो इलेक्शन प्रोसेस से पहले प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना होता है। इलेक्शन शेड्यूल में रिजर्व सीटों में जिन जो कैंडिडेट होते हैं वो भी अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरी करते हैं, बकायदा तौर पे फाइल बनती है, फाइल जमा होती है, उसकी फीस लगती है 30,000 रुपया। ये जो ये सारी बातें जो कहानियां ये किताबें हमने भी पढ़ी हुई हैं। मैंने सिर्फ ये पूछा आपसे कि आप अदालत में क्या लेने गए हैं कि बंदरबाड़ में हमें सीटें दी है, मैं ये बात ये पूछ रहा हूँ, बाकी बातें छोड़े आप। सर बात सिंपल ये है कि अगर तो सीटें किसी को नहीं जा रही तो फिर वो सीटें जो जिनकी लिस्टें दी हुई, अगर हमने 40 लोगों की दी हैं तो बाकी सीटें हमें दें। अगर हमारा होना तो यही चाहिए था कि आप अकॉर्डिंग टू द रूल जो सीटें बची उनको दें, आप देने उल्टे चले गए। आप तो देना ये तो इलेक्शन कमीशन ने देनी है ना, इलेक्शन कमीशन दे भी नहीं सकता, वो भी रूल और कानून के बाहर नहीं जा सकता। लेकिन जमहूरियत तो ये थी ना, जमहूरियत का नाम इसी का है ना कि भी ये सीटें इनकी बनती हैं आजाद की, उनको दे दें। ये कहते तो आप कितना अच्छा लगता है आपको, आजाद कितना अच्छा लगता है आपके मुंह से। इलेक्शन रूल के अंदर आजाद को सीटें अलॉट नहीं की जाती, रिजर्व सीटें सिर्फ पार्टी की लिस्ट के मुताबिक दी जाती हैं। पार्टी की लिस्ट जिन्होंने जमा कराई थी उनको उन हिसाब से उन्होंने अलॉट कर दी। पीपल्स पार्टी ने जमा कराई थी, जितना उनका हिस्सा बनता था, जितने लोग जीत कर आए थे उतनी उनको मिल गई, नून की जितनी जीत उनको मिल गई, एमकेएम की जितनी जीत के आए थे उनको मिल गई। देखो ना, अगर कोई ऐसी बात है तो आपको पता है कि वहां पे जो केपीके में है, केपीके में भी आजाद जीतते हैं। तो हम तो दखल अंदाजी कहीं नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि जमहूरियत का हुस्न ये है कि तमाम जमहूरी जमातें मिलकर इस मिलत की बागडोर संभाले, आगे की तरफ चले। आप देखें ना तरीके साहब को हमने कहा कि हमसे बात करो, वो बात नहीं करने आई, वो कहते हमने बात नहीं कर दी। उन्होंने कहा ये चोर है, हम इनसे बात नहीं करते। और सर बात है किसी के कहने से तो कोई चोर नहीं ना बनता। अदालतों ने तो फैसले किए हुए हैं ना, अदालतों में तो गए में सारे, और अदालतों ने रिलीफ दिया हुआ है। 17 केसेस असल जरदारी साहब के ऊपर बने, सारे के सारे झूठे निकले और सब में वो बरी हो गए। तो बात यह कि पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत कोई केस रजिस्टर्ड होता है तो वो तो केस नहीं है ना। अलबत्ता ये है कि जो हमारा दौर था उसमें कोई पॉलिटिकल जो है ना वो कैदी नहीं था, सियासी कैदी नहीं था हमारे दौर में। तो आप मनोरंजन साहब कल से फिर आपका दौर शुरू हो जाएगा ना, आप हुकूमत में आ जाएंगे तो आप उस वक्त ये ऐलान करेंगे तमाम सियासी कैदी को हम रहा करते हैं। बात ये है कि वो तो सियासी कैदी का रहा करना का इख्तियार जो है वो हमारा नहीं है, वो तो इख्तियार है उसका कोर्ट का। ये यूसुफ राय जब वज़ीर आज़म बने थे उन्होंने इख्तियार इस्तेमाल किया था, अब आप इख्तियार उड़ गया। फिर वो तो फिर प्राइम मिनिस्टर का काम है ना, हमारा काम तो नहीं है। तो आप उनके इत्तेहादी हैं, आपकी वजह से तो बन रहे हैं वो। आप पीछे हो जाए ना, जैसे एमक्यूएम पीछे होगी आप भी पीछे हो जाए, हुकूमत नहीं बनेगी। इत्तेहादी का मतलब ये नहीं है कि हम उनकी जो हम वजारतें भी ले रहे हैं, हम इत्तेहादी का मतलब ये है कि हम उनको इलेक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं ताकि मुल्क अफरा तफरी का शिकार ना हो। हम उनको सपोर्ट करके उनको इलेक्शन में हम वोट दे रहे हैं उनको। अब मैं अगर ये माजिद ज़हूर साहब से ये पूछता हूँ, माई साहब आप ये बताएं, क्या आप वज़ीर आज़म बनने के बाद ये ऐलान कर रहे हैं कि तमाम सियासी कैदी हम रहा करते हैं? नहीं, सियासी कैदी अगर तो किसी जुर्म में अंदर बंद है, कोई क्राइम किया है, वायलेंस की है, तशद्दुद किया है, तो हम किस तरह से ऐलान कर सकते हैं कि हम उनको रहा करते हैं? करना भी नहीं चाहिए। अच्छा। जिस आदमी ने जो अपना जुर्म किया उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो हम आके जी हम तमाम सियासी कैदी अगर मैं एक सियासी आदमी हूँ और मैं अगर डॉक्टर साहब के साथ कोई ऐसा अगर एक दफ़ा 144 में पकड़ा हुआ है जी, एक आपस में वायलेंस में पकड़ा हुआ है, ये तो वो इतने नहीं ना। मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो हैं उन्हें माफ़ कर देना चाहिए।
बिल्कुल उन्हें माफ साहब कर आप देना ये चाहिए। बताएं, लेकिन अगर किसी ने को हमले किए हैं और अपना नहीं ठीक है, यू आर राइट, जलाओ घराओ तशद्दुद वो नहीं आप ये छोड़ना बताएं, चाहिए। आप ये बताएं, अभी मुनव्वर अंजम साहब से बात हो रही थी, नून लीग से सब कोई बात भी ऐसा कैदी है जिसके जिन्हें बगैर जुर्म के अंदर किया हो, हाँ। कोई ना कोई उससे जुर्म दर्द हुआ है, उससे कोई ना कोई उसने आगे बढ़कर उसने शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने हैं, तभी तो उनके खिलाफ केसेस बने। मुनव्वर साहब ये सारी बातें आपकी दुरुस्त, ये आज सारी बातें आपकी दुरुस्त है। ये 8-9 माह हो गए इस वाक्य को हुए, उसमें अभी तक किसी को कोई सजा नहीं हुई, कोई मेच्योर केस नहीं हुआ। इसलिए आप ये, मैं और आप ये इस वक्त बातें कर रहे हैं, ये सारी हवा में है। मैंने सिर्फ ये गुजारिश की है कि जिन पे केस ऐसे, अब देखो इमरान खान किस केस में है, अब शाहमूद कुरैशी किस में है, अब चौधरी परवेज किस केस में? साइबर केस का आपको पता ही है? उसमें है, फिर साइबर केस है उनके ऊपर, फिर दूसरा उनके पास वो जो अपना केस है वो वाला जो है अपना वो जमीन जो अलॉट हुई हुई है, वो जो गलत अलॉट हुई हुई है, वो जो उन्होंने पैसे उसका साहब ने फिर फॉरेन फंडिंग का साथ देना उन्होंने वो भी कोई नहीं दिया। अच्छा, मेरी गुजारिश ये है कि मेरा जो सवाल था ना, उसने आपका बड़ा बेहतरीन जवाब दिया, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। अब मैं ज़ेबा नाज साहब से मुल्तमिस हूँ, वो ये बताएं कि ये जो इलेक्शन हुए हैं और जो कुछ अब ये हो रहा है, इस बारे में आपकी और आपकी पार्टी क्या राय है? 8 फरवरी 2024 के जो इंतखाबात थे, तरीके इंसाफ को जितने भी मुक्तदिर रहनुमा थे उनको जानबूझ के हराया गया, और गुजरात में खसूसी तौर पे चौधरी परवेज अली साहब और कैसरा अली साहिबा को जीतने के बावजूद रिजल्ट में हरा दिया गया। ये एक वो फितना फैलाया गया है जो कि अगले इलेक्शन तक जारी रहेगा, और सबको कह रहे हैं कि आप इलेक्शन टर्मिनल में चले जाए, इलेक्शन टर्मिनल में चले जाए। मुझे पता चलता 2018 में भी ना इसी तरह लोगों को इलेक्शन भेजा था, और आज तक वो इसी प्रोसीजर में गुजर रहे हैं। जलीलो ख्वार करना हो और अदालतों के चक्कर लगाने हो और उनको इलेक्शन टूर्नामेंट में भेज दिया जाता है, जबकि पीटीआई की जो कुछ नशिस्तें थी शब खून मारने के लिए, अभी कुछ लोधरा से फैसला आ रहा है, कोई फैसलाबाद से फैसला आ रहा है, उनमें भी पीटीआई के जो नामजद आज़ाद अरकान थे उनको हराने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ये कहना चाहती हूँ, बावर करवाना चाहती हूँ कि आपने इतने पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ हलकों में कंडे फैला दिए हैं, कांटे फैला दिए हैं जिनको वो संभाल नहीं सकते। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहती हूँ, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन साहब बाज आ जाए, इतना जुल्म ना करें कि वो पाकिस्तान के तरीके इंसाफ को आपने कहीं का नहीं छोड़ा। पहले निशान छीन लिया, फिर किसी किस्म की पब्लिसिटी नहीं करने दी, कंपेन नहीं करने दी, निशान छीनने के बावजूद कामयाब हो के हम कौमी असेंबली में हम आए और पीछे से धक्के लगाए जा रहे हैं और पीछे से खींचा जा रहा है। ये कोई इंसाफ नहीं है। चौधरी परवेज अली साहब जीत जाते तो वो इस टाइम वजीर आला पंजाब बन चुके होते, क्योंकि उनको अवाम की ताईद हासिल थी और मरियम नवाज के मुकाबले में ज्यादा मजबूत उम्मीदवार थे। क्यों कि ये देखे असलम इकबाल साहब जो हैं चेयरमैन पीटीआई ने उनको मुंतही के वो वजीर आला पंजाब होंगे, उनको इनकी पुलिस ने दबोच लिया, और जब के वो आते हैं तो कहते हैं जी इनको आएंगे तो पकड़ लेंगे। ये हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं राना आफ्ताब साहब, और वो बोलने लगे और उनको बोलने नहीं दिया गया, वो वॉकआउट करके बाहर निकल गए। आपने एकदम हलफ बर्दारी कर ली, उन्होंने वजीर आला पंजाब बना के तो हलफ बर्दारी शुरू कर दी। ये असूल है, ये सियासत है। आज वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब उनकी सीट पे गए, जी जी, उन्होंने बड़ा अच्छा मुआवजा किया है जी, और ये गुड सेंस है। ये आसान साहब देखे, इन्होंने कल लोगों के दरमियान जाना है,
इन्होंने वोट जितने लिए हैं लोगों ने इनसे पूछना है, ये उतना अपने अंदर स्टेमिना पैदा करें, लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे इनको। किसी की सीट को छीन के चोरी करके आप मंजरे आम पे कैसे जाएंगे, लोगों का सामना कैसे कर पाएंगे? ये बहुत मुश्किल है। सीट लेनी बड़ी आसान थी, सामना किया ना, आप लेकिन के पास गए कमाल कर जी जी ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ आपको एहसान साहब, ये पाकिस्तान की तरीक का पहला वाकया है कि कोई चीफ मिनिस्टर उठ के अपोजिशन लीडर के पास जाता है। एहसान साहब उन्होंने इलेक्शन लड़े नहीं हुए, ये जिंदगी का फर्स्ट टाइम है मरियम नवाज साहबा का कि उन्होंने ये गप्पला मार के इलेक्शन वजीर आला पंजाब की सीट पे बैठ गई हैं। आप थोड़ी हमारी बात भी सुने, हाँ वो आके बैठ गई है ना, अगला नजारा देखिएगा, थोड़े दिनों बाद आपको वाजिया हो जाएगा कि ये किस तरफ जा रहा है सारा। डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने बड़ा अहम ऐलान, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, मेडिकल डेली जाते हैं, आपको ये 2 दिन का पता होगा, उन्होंने पूरा इलाज फ्री करने का ऐलान किया और मेडिसिन का फ्री कराना। ये आवाम को समझाएं, पहले ये फ्री नहीं था, जो अब नया फ्री हो गया। जी एहसान भाई आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया, और माजिद ज़हूर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की, अंजम साहब ने की, ज़ेबा साहब की मैंने देखी, जो कि ये सियासी बातों से निकल के सब कुछ सराह दिया है, सियासी बातों से निकल के, मैं चूँकि एक प्रोफेशनल हूँ, नहीं आपसे मैंने बात भी प्रोफेशनल, हम प्रोफेशनल बात ये करेंगे कि आपको किसी भी मुल्क में आप रहते हैं, किसी आप कस्बे में हैं, शहर में हैं, किसी भी जगह पे हैं, तो रूल एंड रेगुलेशन जो होते हैं ना, ये इंसान के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। जैसे कि अगर आप हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के सिस्टम में आप देखें कि पंजाब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है हेल्थ के हवाले से। उसमें आप देखेंगे आपको आरसी सेंटर मिलेंगे, बीएचयू मिलेंगे, टीएचक्यू मिलेंगे, डीएचक्यू मिलेंगे, टीचिंग हॉस्पिटल मिलेंगे। पंजाब में एक पूरा नेटवर्क है हेल्थ का। सेम इसी तरह सिंध में भी है, केपीके में भी है, बलूचिस्तान में भी है। मैं चूँकि एज ए विजिटर पूरी दुनिया घूमता हूँ, तो मैंने चारों सूबों का जो मुआयना और मुआजना किया कैंप में, फिर इसके अलावा आपने देखा जैसे फ्लड सैलाब आया, तो उन दिनों में भी हमने देखा, तो ये जो छोटे शहरों के छोटे हॉस्पिटल होते हैं ना, तो मैं यहाँ पे चूँकि आपने मरीम नवाज साहबा का जिक्र किया, तो मैं ये चाहता हूँ, देखें जैसे वो वज़ीर आला बनी, मेरे लिए खुशी की बात यह थी कि कोई भी सीएम बनते सबसे पहले वो अपनी पहली खतून सीएम है, ये भी देखें, हम उसके ऊपर उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। और देखें कि किसी भी वज़ीर आला बनने के बाद आपकी जो पहली तरजीहात है वो क्या है। उन्होंने पहली तरजीहात सेहत को समझा, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़बरदस्त उनका इक़दाम है, और हमें बीइंग अ प्रोफेशनली इनको सपोर्ट भी करनी है और इनके इस विजन को लेके आगे भी चलना, ताकि पब्लिक को फ़ायदा हो। हमने यहाँ लेनी एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम मुनव्वर अंजम साहब से ये पूछेंगे कि आप हुकूमत बनाकर वजारतें क्यों नहीं ले रहे, जबकि सदर आपका, चेयरमैन सेनेट आपका, गवर्नर आपके, सिंध में आपकी तुम्हारी मामला, बलूचिस्तान में, और फिर ये कह रहे हैं हम हुकूमत में नहीं है। हम ये पूछेंगे मुनव्वर अंजम जी। वेलकम बैक जी। मुनव्वर अंजम साहब, मैंने आपके लिए सवाल छोड़ा था कि आप हुकूमत में आ भी रहे हैं और कहते हैं हम वजारतें नहीं लेंगे, जबकि चेयरमैन सेनेट आपका, प्रेसिडेंट आपका, सिंध पूरा आपका, बलूचिस्तान आपका, फिर ये कहते हैं हम हुकूमत में नहीं। व्हाट इज दिस? बात ये है पूरी दुनिया में जो है वो इस तरह हुकूमतें बनती हैं। कई लोग दूसरे सूबों में हुकूमतें बनाते हैं, मरकज में नहीं बना पाते। इंडिया के मिसाल आपके सामने और भी जगहों पर ऐसी मिसाल मौजूद है। तो रही बात कि हम क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे, हम कह रहे हैं कि ये बड़ी जमात, नंबर 1 जमात जो इस वक्त है वो नून लीग है, तो ये इसका हक है, तो मिनिस्ट्री इसको मर्जी दे। नंबर 1 जमात तरीके इंसाफ है कौमी असेंबली में। नहीं, तरीके इंसाफ नहीं है सर, क्या होगा तरीके इंसाफ क्यों गुस्सा चढ़ता है साहब? आप गुस्सा क्यों करते हैं? बर्दाश्त किया करें, रियलिटी को भी देखें कि सबसे ज्यादा सीटें पीटीआई में ली है। जी मनोहर साहब, पार्लियामेंट का हिस्सा जो जमाते में बात कर रहा हूँ, तरीके इंसाफ पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसको आप डिस्कस करने का फायदा कोई नहीं है। वो जो है वो सुनी कहा कौंसिल का पॉलिसी है, वो आप वो सुनी कहा। अभी आप पहले कह रहे थे हम उनके पास गए हैं, उनसे तो उन्होंने हमारे साथ बात नहीं की। अब ये बात दोहरी बात क्यों करते हैं आप? मैंने कोई नहीं कहा, हम नहीं गए, हमने तो तमाम जमातों को ओपन फॉर्म दिया था कि अगर जो की बात करना चाहिए करें। हमने तो ओपन कहा था, तो तमाम दरवाजे कभी बात करते नहीं है,
सियासत में हमने दरवाजे खुले रखे हुए थे, लेकिन अगर वो उन्होंने बात, हम तो बात करना चाह रहे थे जो आजाद उम्मीदवार जीत कर आए हैं उनसे बात करना। क्योंकि उडाला जेल के लिए प्रोटोकॉल लगा दिया गया था जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी का इमरान खान से मिलने के, ये याद रखें आप, आगे बात करें आप। आपके पास खबर होगी, मेरे पास तो कोई खबर नहीं है। अच्छा चलो, आपके पास जो खबर है वो बताएं हमें कि अब ये इत्तेहाद कितने साल चलेगा, कितने महीने चलेगा? सर इत्तेहाद का तो मुझे नहीं अंदाजा, बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि जमहूरी सेक्टर 5 साल पूरे करें। अच्छा, हाँ, ये तो 5 साल बाद इलेक्शन होगी। आप जब तक गुजारते नहीं ना लेंगे 5 साल पूरे नहीं होते, क्या नेक्स्ट आप आ रहे हैं साथ फिर? देखें कि मैं समझता हूँ कि 5 साल पूरे होंगे इस मुल्क में ये जमहूरी सेटअप के, और मैं मेरे जैसे पॉलिटिकल वर्कर की ये जीत है कि हम अपना जमहूरी सेटअप के बाद चौथे सेटअप में एंटर हो गए, और अल्लाह करके 5वें सेटअप में जो 29 में होना वो एंटर हो जाए, तो कम से कम गैर जमहूरी को तो अपना रास्ता नापना पड़ेगा, फिर उन्हें इसको दखलंदाजी नहीं करनी पड़ेगी, इस मुल्क में जमहूरियत में प्रवाद कर देंगे। अच्छा, ये सुनने में ही आ रहा है कि आप ज्यादा फंड लेने के लिए उन पर दबाव डालेंगे, और खास तौर पर जो आपने वहाँ सिंध में जो सैलाब आया था उससे मकान गिर गए थे, आप उसके लिए बहुत ज्यादा फंड लेना चाहते हैं, इसमें क्या सदाकत है? सर बात में मैं तो अफवाहों पे बिलीव नहीं करता, ये आपके पास तो खबर होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। फंड के भी तो हुकूमत नहीं बनी तो फंड की बात क्या होगी? अभी तो कोई फंड की बात नहीं है, तो पहले इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क के हालात बेहतर करने हैं, इस मुल्क में रोजगार प्रोवाइड करना है, इस मुल्क में हेल्थ सर्विसेज देनी है, इस मुल्क में एजुकेशन देनी है, अभी तो बड़े काम करने वाले हैं। अच्छा मुनव्वर अहमद, आपके पार्टनर हमारे साथ यहाँ बैठे हैं माजिद ज़हूर साहब, हम उनसे पूछते हैं। माजिद ज़हूर साहब, ये जो आपकी कोलिशन गवर्नमेंट बन रही है और इसमें ख़ास तौर पर बड़े अलाई आपके पीपल्स पार्टी है, और पीपल्स पार्टी कहती है हम हुकूमत में शामिल नहीं हो रहे, लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि सदर उनका, चेयरमैन सेनेट उनका, सिंध उनका, बलूचिस्तान उनका, पंजाब में गवर्नर उनका, तो इस तरह फिर हुकूमत में नहीं, आप भी यही समझते हैं? मेरा ख्याल है कि थोड़े अरसे के बाद 2, 3, 4, 5, 6 महीने के बाद जब ये महसूस करेंगे कि गवर्नमेंट ने डिलीवर करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान को इस्तेहकाम मिल रहा है और गवर्नमेंट के साथ शामिल होने से इन्हें भी क्रेडिट मिलेगा, तो ये शामिल हो जाएंगे, और ऐसा ही होगा इंशाल्लाह ताला। अभी शायद उनके कुछ डाउट्स हों, वो समझते हो कि यार पता नहीं अपना यार 16 आप इकट्ठे लूटते रहे, अब क्या हो गया? नहीं, ये आपको नहीं कहना चाहिए, ये जुमला आपको नहीं कहना चाहिए ना साहब। अच्छा, कि मेरा ख्याल है कि 16 साल जो पिछले गुजरे हैं ना, 16 माह वो पाकिस्तान के को मजबूत करने में, पाकिस्तान को मुस्तहकम करने में गुजरे हैं। और देखें, पहली बात तो ये कि ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए कि हम ऐसे ही किसी को चोर कह दें, ऐसे ही किसी को डाकू कह दें, ऐसे ही कह दें कि आपने ये लूट लिया। ये एक बहुत बुरा एक रवायत है जो पहले भी शायद होगी, लेकिन अब ये अपने रोज़ पे है। ये चीज़ें ख़त्म करके हमें कोशिश करनी चाहिए कि तहज़ीब की तरफ जाएं, शाइस्ती की तरफ जाएं, और अपने मुखालिफ को भी, चाहे वो कैसा भी है, उसको रिस्पेक्ट दें और लॉजिक के साथ बात करें। अगर आप ये समझते हैं कि यार 16 माह में इन्होंने कुछ लूटा है, तो आप प्रूफ के साथ बात करें, और आपकी फिर जिम्मेदारी है कि जाएँ कोर्ट में जाएँ और साबित करें और सज़ा दिलवाएँ। लेकिन उसके बगैर अगर आप किसी को चोर कह दें, ये आप अखलाकियात और तहज़ीब भी इजाज़त नहीं देती, और मेरा ख्याल है कि आपको अल्लाह के सामने आप मुजरिम होते हैं कि यार आपको अगर किसी चीज़ पे कन्फर्म ही नहीं है तो आप किस तरह किसी को ब्लेम दे सकते हैं। तो ये हमें अब आने वाले वक्त में थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। पंजाब असेंबली में जब मरीम नवाज गई हैं तो वहाँ यही नारे लगे। नहीं देखे, वो तो मैं बात ये ना, मैं ये कह रहा हूँ कि इंतहाई बुरी रवायत है, इंतहाई बद अखलाकी है ये। इसको जितना आप जैसे लोगों को इसको कंडेम करना चाहिए। ये पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। जितनी आगे जाएगी उतना नुकसान होगा। ये बड़ा आसान है, पॉजिटिव बात करनी चाहिए। किसी को गाली देना, बाजारी अंदाज इख्तियार करना, ये बड़ा आसान काम है। सियासत में ये कल्चर बन गया। आप अपनी तकरीरों में और साबित कर सकते हैं, मैं तो कहता हूँ आए साबित करें। अच्छा, आप बात जी आप बात कर रहे थे कि इस कल्चर को बेहतर होना चाहिए। ये इसको ज़रूर देखें। मैं सबसे बड़ी जो मिसाल पेश करता हूँ ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, वो नवाब ज़दा नसरुल्लाह की है
कि सारी जिंदगी उन्होंने अपोजिशन की क्या है, बात, सही सारी बात, जिंदगी। सही बात। कोई एक मुझे उनका बिलो दी बेल्ट आप एक जुमला दिखा दें, एक जुमला, ये उनको इस मामले में उनको फॉलो करना चाहिए। इमरान खान इंतहाई बदतर मिसाल है इस कौम में, इस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, कि जिन्होंने सारी हमारी नॉर्म्स ही तबाह करके रख दी हैं। ऐसे शख्स को बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है सियासी इस्तेहकाम की, तहजीब की, शाइस्तगी की। लेकिन आज़म आप ये बताएं कि आपने सारा कल्चर खराब कर दिया, सारी बात आप पे आई। जी, आप 3.5 साल हुक्मरान रही बिल्कुल, और उसमें जो कुछ आपने बोया ना वो आप काटे बताए। एवरीबॉडी टॉकिंग। देखिए ये जो गलत जुबान की इस्तेमाल है, जो तो मरियम नवाज साहबा ने शुरू की थी, बदजुबानी तो उन्हीं की तरफ से शुरू होती थी। और हर जगह पे मंजरे यहाँ पे खड़े होके तकरीर कर करके तो लोगों को ललकार तो वो रही होती थी, तो हम तो चुप करके सुन ही रहे होते थे। हमें जवाब देने का तो मौका ही नहीं मिलता था। और जब हमें जवाब देने का मौका मिलता है तो तहजीब, अखलाक और मुजाहरा और अपने आप से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये बातें तब भी होनी चाहिए थी। तब उनको समझाने वाले कोई नहीं थी क्योंकि वो सुनने वाली नहीं थी। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ एहसान साहब कि जब से इलेक्शन हुए थे, चाहिए था ये आ गए थे इक़्तिदार में, ये मुल्क के हालात की तरफ जाते, माशियात की तरफ जाते, ये रोजगार की तरफ जाते, जहां पे शुरू हुआ है ये काम। देखे अभी आपने तो बड़ा अच्छा काम किया, आपने 1 करोड़ नौकरियां दे दी, 50 लाख घर दे दिए, आप लोगों ने बड़े अच्छे काम किए थे। जी बिल्कुल हमने किए जी, ये हमने काफ में भी किए, पीटीआई में भी कर रहे हैं। हम मैं काफ में थी तब भी कर रही थी, या पीटीआई में हूँ तब भी कर रही हूँ। नहीं पीटीआई से छुड़ा देते, अब तो पीटीआई में है ना। जी मैं पीटीआई, आपने कहा ना पहले काफ लीग में थे, मैं फ्लोर फ्रॉम करता हूँ। ओके, बात यह है कि हमने अपने दौरे हुकूमत में जितना हमें टर्नओवर मिला था, हमने भरपूर लोगों के लिए एफर्ट की, काम किए और लोगों को जितना रिलीफ मिलना चाहिए था वो दिया। हमने तो ना लूट फूट के यहाँ से निकले, हम तो वहाँ के पाकिस्तानी आवाम के लिए। सवाल ये है कि जैसे नून लीग वालों ने बात की, पीपल पार्टी, वो कहते हैं कि जो जितनी भी जारहियत की सियासत है ना वो आपने शुरू की, गालम गलोच आपने शुरू किया, दोस्तबाजी आपने शुरू की। अब वो ये इनको छोड़ दें, अब हम तो इसको तो इस पर जवाब दें। इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो जाना चाह रहे हैं आगे कि इलेक्शन होने के बाद होना तो ये चाहिए था ना। मैंने जो पहले कहा कि यहाँ पे स्टेबिलिटी आती, यहाँ हुकूमतें कायम होती और यहाँ पे दुनिया का जो कारोबार रुका हुआ है ये चल पड़ता। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन का डिजाइन ही कुछ इस तरीके से किया गया है कि किसी को भी हुकूमत नहीं दी गई कि वो अपनी हुकूमत बना सके। पार्टी को नहीं मिली। पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस इलेक्शन में तमाम धांधलियों के, ज्यादतियों के बावजूद, पकड़ धक्कड़ के बावजूद, चादर और चार दीवारी के बेरुखी के बावजूद, मनोहर साहब आप क्या कह रहे हैं, पूरे इलेक्शन तक एक मिनट सुने जी एक तरफ कह रहे हैं कि हाथ ठीक हो, दूसरी तरफ आप वो डॉक्टर जो है वो रात के पूछे बगैर वास्तव में नहीं जाता। कौमी असेंबली में नंबर 1 पार्टी है पीटीआई, जनूबी पंजाब में भी तरीके इंसाफ ने 137 मेंबरान के कामयाब हुए इनके मुताबिक। जबकि आपको पता है कि पीटीआई ने की पार्टी की तरफ से जो फार्म 45 निकाले गए थे, देखे गए, उसमें आपको पता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कौमी असेंबली में 180 सीटें बनती हैं, जबकि सूबाई में 225 सीटें बनती हैं पंजाब में। जी अच्छा। और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध और बलोचिस्तान में भी हमारी जो सीटें बनती हैं तरीके इंसाफ की वो बाजी ले गई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने और मौजूदा जो निगरान सेटअप था, जो शहबाज शरीफ का सेटअप था, हम तो शुरू से यही कहते थे, उन्होंने सीटें कम दिखाई जिसपे तमाम जो थे सूबों और मरकज में लाला हो गई। और इसके बावजूद मुझे बताया जाए कि पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में हम शामिल हो गए, वहां पे जाके हमें
जो खवातीन की मखसूस नशिस्त के लिए जो देने की बात हुई, जो वो गुरेजा है, आज भी इस टाइम मैं जहां बैठी हूँ हमारा केस लगा हुआ है अदालत में, इलेक्शन कमीशन ने आज उनकी बात सुनने के बाद मैं आपको फ्लोर देता हूं। केस है प्लीज। इसके बारे में खवातीन के मखसूस नशिस्त का लगा हुआ है, हमें बताया जाएगा कि वो बिल्कुल हमें पता है कि वो हमें सीटें नहीं देंगे, क्योंकि ये घपला मारना चाह रहे हैं कि अब हम खुल के सामने आ गए हैं कि पीटीआई पीपल्स पार्टी, नून लीग और कराची MQM जो है, ये इन्होंने कहा है ये पार्टियां, ये जो रिजर्व सीटें है ये हमारे में बांट दे। इसका जवाब उन्होंने पहले दिया आपको जी, तो वो तो कह रहे हैं इनको ना दे, लेकिन जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। इस बात के बारे में आप लोग धांधली से भी आ गए हो तो मानना तो सही कि आप गलत कर रहे हो। और धांधली धूतली कोई नहीं है, तरीके इंसाफ पार्टी नहीं है, उदारक और आपके काउंसिल के चेयरमैन ने लिख कर दिया वहां पे कि हमें रिजर्व सीटें नहीं चाहिए। मैं भी ये बहुत जुल्म की बात है। आप अपने आप को सियासी जमातें कहते हो, जमहूरियत का तकाजा देखें, जमहूरियत दम तोड़ रही है, जहां से चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। हेलो एक मिनट, मनोवर रंजन साहब को पूछ, आपके साथ हेलो बात उनको मैं कुर्बान जाऊं आपकी प्लीज, आप उनको बात करने दें, उनकी बात सुने, आप अपने मौके पर जवाब दें प्लीज। जी मनोवर रंजन साहब बात करें आप। मैंने आपको अभी जो खत लिखा था ना सुन्नी चौहान ने, ये खत बहुत याद आ रहा है आपको, हाँ बाकी चीजें सब भूल गए आप हाँ मनोवर रंजन साहब, ये खत बहुत ऊपर हो गया सब। कि मैं रिजर्व सीट नहीं चाहिए, खत क्यों लिख दिया? नहीं, मैंने ये कहा ये खत बहुत मुकद्दम हो गया आपके लिए, बाकी कोई कानून नहीं रह गया। कानून तो खत्म हुआ है। हाँ तो वो कोई नहीं हुआ, एक तरीके से। अच्छा आप ये बताएं, इस वक्त जो आपका इजलास हो रहा है उसमें को बलोचिस्तान का फैसला हो गया कौन वजीर आला होगा? जी तो मैंने आपको कहता है कि कोई ऐसा नहीं है, कोई किसी की मीटिंग है ना, कोई अपना आपके बैठे ही अपना छोटी मोटी होती रहती है, तो वो उस सिलसिले में है। नहीं, मेरी इतलात के मुताबिक आज फैसला करना आपने बलोचिस्तान में वजीर आला का, जो दो लोगों के दरमियान जो आपकी टाई पड़ी हुई है ना, उसमें से आपने किसी को डन करना है, तो उसके लिए आज इजलास इस्लामाबाद में जो हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ वो अभी नहीं, वो शुरू होगा 6 बजे। अच्छा बाकी ये बताएं कि आप कौन कौन से वजीर आ रहे हैं सिंध में आपके? सिंध में यही जो नासिर शाह साहब है, उसमें अपना शजील मेमन है। नया चेहरा भी है कि पुरानी बोतल, नई शराब पुरानी बोतल है या बोतल नई है? वो सर आप तनकीद करते हैं, बंदे वही आएंगे ना जो काबिल हैं, हाँ। जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने पहले डिलीवर किया है। अब ट्रांसपोर्ट में जिनके पास ट्रांसपोर्ट थी उन्होंने डिलीवर किया, जिनके पास हेल्थ थी उन्होंने डिलीवर किया, तो उन लोगों को लाएंगे ना जिन्होंने डिलीवर किया हो, उनको तो नहीं लाएंगे जिन्होंने डिलीवर ना किया हो। अच्छा अब दूसरा ये है, यहाँ पर जो बैठे नून लीग के हमारे रहनुमा हैं, उन्होंने ये फरमाया है कि 6 माह के बाद 4 माह के बाद ये हमारे पास शामिल हो जाएंगे हमारी कारकर्दगी देख के, कि ये जो कहते हैं ना कि हमें बदनामी नहीं लेनी, जब ये अच्छे नेक नामी देखे तो ये शामिल हो जाएंगे। ये क्या बात है भाई? देखो जी, ये तो वक्त आने पे पता माजिद चलेगा। जहूर साहब ने अभी फरमाया। नहीं वो अफवाह है, लेकिन ये एक ऐसी बात नहीं है। वो कह रहे हैं सामने बैठे वो CC का इजलास में फैसला हुआ है कि हमने वजारत नहीं लेनी। अच्छा नहीं, सीसी में ये भी फैसला कर रहे थे हम सदारत भी नहीं लेनी, सैंड की चेयरमैन भी नहीं लेनी। नहीं वो तो सारे मुल्क को आगे लेके जाना है ना, मुल्क को तो आगे लेके जाना। आज नहीं होते के पास देखो ना, सदर के सारे इख्तियार जो है वो गुजरात के पास जा चुके हुए हैं। अच्छा तो ये नहीं, सदारत का फायदा कोई नहीं? नहीं सदर का सदर आईनी सरबराह है, बिल्कुल है। देखो ना कि सदर पाकिस्तान है, ये अपने जो इस वक्त मौजूद हैं, वो अगर ये ऐलान कर देते हैं कि इमरान खान के सारे जितनी केस की सजाएं हैं मैं खत्म करता हूं, तो ये बहुत बड़ा एक पावर नहीं है सदर के पास? नहीं वो कर नहीं सकते हैं, आईनी तौर पर नहीं करते। ये देख ले आप ये बात क्या कर रहे हैं। आईनी तौर पे नहीं कर सकते तो वो कहते कर सकते। आपको पता है वो तो उनका एक वर्कर है ना, सदर पाकिस्तान थोड़ी है। सदर पाकिस्तान तो वो होता है जो सब बातों साथ लेके चले। अच्छा मनोवर रंजन साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने मौका दिया। आप एक अहम इजलास में थे, आप उससे निकले, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ।
जनाब ज़ेबा नाज़ साहब, आपका भी बहुत मैं मशकूर हूँ, आपने बड़ा अच्छे मौके पर जब बड़ी अच्छी बातें की। डॉक्टर साहब आपने जो इनपुट दिया मैं आपका भी बहुत मशकूर हूँ। माजिद ज़हूर साहब को मैं खुसूसी तौर पर मशकूर हूँ कि इन्होंने हर सवाल का जवाब बड़ी खन्ना पेशानी से दिया, और ये अवाम ने जो सुना है, मैं अब ये फ़ैसला छोड़ता हूँ सुनने वालों पर कि मेरे पैनल ने जो जवाब दिए और जो मैंने सवाल किए उसका फ़ैसला कर रहा है आप।